हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। जैसा कि आपको पता है, कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अब आपके मन में काफ़ी अलग अलग डाउट होंगे कि भाई एडीक्यूटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है तो जीके का लेवल थोड़ा हाई आएगा, तो मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जो है मेरे पास सिर्फ बाइक का है, कार का नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या मुझे बनवाना पड़ेगा, या जो भी मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी क्रूशियल डेट क्या होने वाली है। तो काफ़ी अलग अलग डाउट होंगे, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी डाउट होंगे कि क्या मेरी एज ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, या मेरी हाइट 169.5 है लेकिन यहाँ पे 170 दी है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। सभी डाउट आपके एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक एक दिल की बात मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, तो वीडियो को ध्यान से समझना। और बस एक वीडियो और सारे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको देखो ये पता होना चाहिए कि मेरा फॉर्म कब से कब तक मुझे फिल करना है। तो 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है। इसके बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करना, लास्ट में बिल्कुल साइट बिजी हो जाती है, दिक्कत आ जाएगी, टेंशन और हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते टाइम, जैसे कि आपको यूआर कैटेगरी की जगह आप ओबीसी या एससी लिख देते हो, आपको लगता है फॉर्म तो सबमिट हो गया, अब मैं क्या करूं। तो आपके पास ऑप्शन है 29/10 से लेके 31/10, यानी 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप अपनी जो भी गलतियां हैं उनको करेक्ट कर सकते हो, यानी कि विंडो ओपन होगी करेक्शन करने के लिए। इसके लिए आपको अलग से फी पे करनी पड़ेगी, अभी बताऊंगा, लगभग 200 रुपये। और दोबारा करेक्शन करते हो तो लगभग 500 रुपये, ठीक है। तो गलतियां मत करना। बाकी ओटीआर वगैरह में कोई भी गलती करिए तो भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से सही कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। दिसंबर और जनवरी की यहाँ पे डेट मेंशन की है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं एग्जाम तो जनवरी में होगा, तो मेरे पास लगभग 90 दिन है, यानी कि 3 महीने है। तो ऐसा कभी भी माइंड में ये मत रखना कि जनवरी में, अपने हिसाब से अनुमान मत लगाना, अपने दिल को तसल्ली बिल्कुल नहीं देनी। दिसंबर के मिड से एग्जाम हो सकता है, यानी कि 15 दिसंबर से, और जनवरी तक चलेगा, या जनवरी में भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, नवंबर के एंड तक, यानी कि लगभग आपके पास 70 दिन है। 70 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर देना है, सिर्फ दिसंबर में रिवीजन करना है। जिसने दिसंबर में सिर्फ रिवीजन किया होगा वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि दिसंबर तक मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो लास्ट टाइम पे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, कंपटीशन काफ़ी है, आपको पता है। हर एक, जितने भी एस्पिरेंट हैं सबको जॉब चाहिए। इस टाइम आपको पता है सीजीएल या जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं एडीक्यूटी में क्या धांधलेबाजी हो रही है, तो हर एक इंसान यहाँ पे फॉर्म फिल करेगा इसको, और कंपटीशन बढ़ेगा। तो मैं डरा नहीं रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है माहौल, ठीक है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। पे स्केल लेवल 3, तो लगभग आपकी जो सैलरी होगी 42 से लेकर 45 हज़ार के आसपास होगी। एट्थ पे कमीशन होगा, तो आपकी जो सैलरी है वो और अच्छी हो जाएगी। तो मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मेरी सैलरी अच्छी खासी है। 12th बेस्ड अगर ये जॉब है तो इतनी मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए कि भाई लगभग 13 महीने की सैलरी मुझे मिलती है। लगभग क्या मतलब, 13 महीने की सैलरी मिलती है। 13 महीने की सैलरी का रीज़न ये है कि एक महीने यहाँ पे छुट्टी कम मिलती है, यानी कि 30+15, यानी कि 30 डेज ईएल और 15 डेज सीएल। और इसके अलावा आपको वैकेंसी, जो कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है, यही आपको बूस्ट करेगा कि हाँ इतनी वैकेंसी है तो इतने पे मेरा स्कोर आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी 7,500 है, लेकिन आपके लिए कितनी है आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो लगभग 1900, और अलग अलग कैटेगरी से यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 4400 प्लस आपकी वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, और 2496 वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि 1047 वैकेंसी यूआर कैटेगरी फीमेल के लिए। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, आप देख सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनल है, लायबल टू चेंज, यानी कि बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, पर उम्मीद मत करना। दूसरी बात, नेशनलिटी यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ आपको। इंडियन होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेटर नोएडा से हैं, आपको कोई दोस्त है नाइजीरिया, तो आपको लग रहा है कि उसको भी फॉर्म फिल करा देता हूँ, तो वो नहीं फिल कर सकता। इंडियन होने जरूरी है, ठीक है। एज लिमिट का सबसे बड़ा डाउट है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ सिर्फ एक ही इस लाइन से। देखो, 18 से लेके 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 1/7/2025, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ लो, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 1/7/2007 से लेके 2/7/2000 के बीच में आना चाहिए। आप चेक करो, मान लो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12/08/2000 है, तो आप ये चेक करो क्या वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, चेक करो। अगर लाई कर रहा है तो ठीक है, यानी कि इसके बाद और इससे पहले नहीं होना चाहिए। क्लियर। आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे 2/7 मतलब 2 जुलाई 2000 है, आपका 1 जुलाई 2000 है, यानी कि इससे पहले है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 12/8/2000, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/8/2000, तो यानी कि मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, यानी कि मेरा क्या है, जुलाई के बाद है। चलो, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन में
एससी के एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, बाकी जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है ये अपना अपना देख लेना, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सन और डॉटर, ठीक है, जो भी दिल्ली पुलिस में जिसके भी फादर या मदर हैं उनको एज रिलैक्सेशन है 29 साल तक का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी मैच की जाएगी, मैट्रिकुलेशन यानी कि जो भी टेंथ में आपने लिखी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेंथ में अलग है और आधार में अलग है और हर जगह अलग अलग फिल कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ देख लेना, गलती है तो उसको सुधार लेना। और जो भी एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ आपका जो आपके जो फादर मदर हैं दिल्ली पुलिस में तभी मिलेगा। अगर आपको लग रहा है मेरे फादर आर्मी नेवी से रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विस मैन है, तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो जब भी आपका डीवी होगा या फिजिकल मेडिकल होगा, उस टाइम पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, मान लो आपने फॉर्म फिल करते टाइम एससी डाला है, एसटी डाला है या ओबीसी ईडब्ल्यूएस डाला है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप नहीं दिखा पाए, तो आपका वो कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आपको कंसीडर किया जाएगा यूआर कैटेगरी में, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ है, हाँ, इसके अलावा जो भी क्रूशियल डेट है डॉक्यूमेंट्स की, वो होगी आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्लोजिंग डेट क्या बताई थी मैंने, 21/10/2025, यानी कि 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट सारे बन जाने चाहिए, ठीक है, जो भी जिस कैटेगरी से हो, ठीक है। और इसी तरीके से चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, एनेक्सर 8th पढ़ लेना, जो भी डिटेल चाहिए आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में। और एससी एसटी हो या ओबीसी हो, सभी की क्रूशियल डेट सेम है, ठीक है। क्लोजिंग डेट जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है, यानी 21 अक्टूबर, उससे पहले पहले बनवा लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी देखो, क्रूशियल डेट यहाँ पे लिखी है, ये लिखा है ना, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 21/10/2025। इससे पहले आपकी 12वीं कंप्लीट हो जानी चाहिए, हो ही जाएगी, ठीक है, सभी की। किसी का भी रिजल्ट अक्टूबर में नहीं आता, तो इससे पहले आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई 11th पास है, उसको लग रहा है कि मेरे फादर या मदर दिल्ली पुलिस में है, तो आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिर्फ फादर मदर आपके दिल्ली पुलिस में होने चाहिए, ठीक है। ये पोस्ट लिखी है, इनको पढ़ लेना। मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसको भी पॉइंट को मैं थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, तो ध्यान से समझना। फीमेल कैंडिडेट को कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। मेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कौन सा चाहिए, मोटरसाइकिल का हो या कार का हो, कोई भी एक। अगर दोनों के हैं तो भी चलेगा, अगर आपके पास सिर्फ कार का है तो भी चलेगा, और बाइक का है तो भी चलेगा। और कब, जब आपका फिजिकल होगा ना, उस टाइम पे सिर्फ आपको दिखाना है कि हाँ मेरे पास दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास 21/10/25 इससे पहले ही बनवाना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, बन जाएगा, इसको बनवा लेना। तो इसकी जो डेट है वो आपके पास महीने हैं अभी काफ़ी, ठीक है, 3 4 5 महीने। तो आराम से बनवाओ इसको, पर टाइम से बनवा लेना, 1 2 महीने के अंदर। लर्निंग लाइसेंस आपका नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे बनवाने लगा, ठीक है, जब आपका फिजिकल है उससे 1 महीने पहले बनवाने लगा, और जब मेरा फिजिकल आ गया मेरे पास तो सिर्फ लर्निंग लाइसेंस की फ़ोटो कॉपी है, तो वो नहीं चलेगी, तो पहले ही बनवा लेना। इसके बाद बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर की। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा उसमें से 5 नंबर आपको, अगर सी सर्टिफिकेट है तो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आपका स्कोर 70 है, सी सर्टिफिकेट है तो +5 यानी 75 स्कोर हो जाएगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3। लेकिन ये सभी स्कोर तब मिलेंगे जब आपके पास वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म फिल करते टाइम सी सर्टिफिकेट डाल दे, वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी जो क्रूशियल डेट है, कब से पहले होना चाहिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने अभी बताया था 21/10, ठीक है। एक्स सर्विस मैन के लिए ये बेनिफिट नहीं है। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क, इसके अलावा देखो, अगर आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या डिग्री ली हुई है तो भी आपको 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर मिलेंगे। वो अलग अलग आपके स्कोर के हिसाब से है। डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, जो भी है, ठीक है। वैसे बहुत ही रेयर चांस है कोई स्टूडेंट यहाँ से हो। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। ओटीआर करना पड़ेगा, फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ओटीआर सभी ने कर दिया होगा, जो भी गलतियाँ उसको सुधार लेना, अभी नहीं, जो मैंने डेट बताई थी, ठीक है। क्या बताइए, याद रखना, 29/10 से लेके 31/10। बाकी अपना फॉर्म फिल करो। एक एप्लीकेशन है माई एसएससी, ठीक है, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है उनमें सभी में ये एप्लीकेशन डाउनलोड की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना माई एसएससी, वहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें कर लेना। इसके अलावा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है, एक ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी जिसमें आप वेरिफिकेशन करोगे अपना आधार का। एक यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा जो आप ऐप खोलोगे माई एसएससी, ठीक है। ये सब चीज़ तो खैर आप यूट्यूब पे भी देख लेना किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि
फ़ोटो से या सिग्नेचर से रिजेक्ट कर दे जाते हो, फ़ोटो सही नहीं आ रहा, तो बहुत चांस कम है। तो ये सब चीज़ें कर लेना। और इसके अलावा हाँ, इसमें देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन आप सभी के लिए है जिनकी आँखें बहुत ही लास्ट में खुलती है कि हाँ यार, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी फिल करना था। तो दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है ना, वो टाइम से फिल कर लेना। इसमें ये लिखा गया है कि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। लास्ट में बहुत ही ज़्यादा लोड हो जाता है वेबसाइट पे क्लोजिंग डेज के टाइम, तो आपका जो फॉर्म है वो बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिमाग में सिर्फ प्रेशर रहेगा फिर। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी क्या है? 100 रुपये। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। जो भी लड़कियां हैं यानी वीमेन है, ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, यानी कहने का मतलब SC ST और ESM, इनको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग वीमेन कैंडिडेट, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट और पेमेंट स्टेटस। जब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है उसमें सबसे ऊपर पहले आपको देखने को मिलेगा कि हाँ पेमेंट सक्सेस। तो ये चीज़ देख लेना, अगर इनकम्प्लीट लिखा रहा है तो आप ये समझ लेना कि फॉर्म फिल नहीं हुआ, ठीक है। तो पेमेंट स्टेटस स्टेटस पे जाके ये चीज़ चेक कर लेना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में गलती ना हो। ये एप्लीकेशन, एक सेकंड, हाँ, विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी जो भी मैंने बताया था 29/10 से लेकर 31/10 तक आप जो भी गलतियां हैं आपकी वो सुधार सकते हो। क्या क्या सुधार सकते हो ये सब कुछ यहाँ एक बार रीड कर लेना, ठीक है। करेक्शन चार्ज 200 रुपये फर्स्ट टाइम, 500 रुपये सेकेंड टाइम। यानी आपको लग रहा है एक बार कुछ है, होते हैं ना कि एक बार चेंज कर दिया फिर सबमिट कर दिया फिर याद आया अरे यार ये भी रह गया, ठीक है, दूसरे दिन याद आया तो 500 रुपये लगेंगे फिर, ठीक है। और ये करेक्शन चार्ज है सभी के लिए है, जेंडर या कैटेगरी कोई भी हो, यू मतलब ऐसा नहीं है कि SC ST या फीमेल या एक्स सर्विसमैन उनको थोड़ी छूट दी जाएगी, सभी के लिए सेम है। और क्या चीज़ है यहाँ पे, विंडो फॉर एप्लीकेशन नो चेंज करेक्शन विल अलाउड अंडर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन कुछ लोगों को पता चला कि यार जो भी करेक्शन विंडो है वो बंद हो गई, लेकिन मुझे अब चेंज करना है, या वो ध्यान नहीं रख पाया, तो फिर कोई भी तरीका नहीं है, ना ही मेल, ना ही बाय हैंड, ना ही पोस्ट, फिर नहीं होगा कोई भी चेंज, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी आपकी, ठीक है। और ये सेंटर है एग्ज़ाम के, आप देख लेना जहाँ भी जिस स्टेट से हो, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। इतने सारे स्टेट हैं और इस जगह सेंटर है, आप देख लेना। अब बात करते हैं आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे MCQ 4 ऑप्शन के साथ, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट मिलेंगे। जीके जो कि रोल प्ले करेगा आपकी कट ऑफ क्लियर करने में, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के सिर्फ जीके के, यानी कि 100 में से 50% जो आपका पेपर है वो जीके का होगा। और रीजनिंग यहाँ पे 25, मैथ यहाँ पे 15। जिसकी मैथ वीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी बहुत ज़्यादा मैथ वीक है, मैं 7-8 ही नंबर ला पाऊंगा, तो भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो जीके में अच्छा स्कोर करके, क्योंकि इसमें मैथ की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है सबसे जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 1.5 से 2 महीने में, चाहे आप बिगिनर है आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी हैं जो आपको पहले से आती होंगी। तो आपके लिए बहुत ही ईजी एग्जाम है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप इसको 3 महीने में क्लियर कर सकते हो। 10 नंबर की कंप्यूटर आएगी जिसमें 8 नंबर हर एक स्टूडेंट लेके जाता है जो एक बार कंप्यूटर नॉर्मल पढ़ के अपनी प्रैक्टिस करता है। दिक्कत आएगी आपको जीके में, क्योंकि एडुकेटिव बेस्ड एग्जाम जब अब होगा तो इसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस लेवल का पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 4 नंबर तो कटेंगे, इसके साथ आपका एक एक्स्ट्रा नंबर भी कटेगा, यानी कि 5 नंबर। क्लियर, ये बात पता होनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। मतलब कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मैं जीके इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो आप वहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में ही कर पाएंगे, ठीक है। आपको लग रहा है मुझे नहीं, बीच में कई बार क्या होता है बहुत से लोग मैथ इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको इंग्लिश में समझ नहीं आती लैंग्वेज, तो वो हिंदी पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो एग्जाम के दौरान वो चेंज हो सकती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस ऐसा कुछ खास दिया नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपके आसपास इवेंट हो रहे हैं या करंट जो भी घटना होती हैं, ऑब्जर्वेशंस आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। मतलब कि जो भी हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं एजुकेटेड पर्सन से। अब एजुकेटेड कितने हो ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो आपको पढ़ना क्या है वो आपको पता है, जो भी आपकी बुक है जहाँ से भी आप टीचर से कोर्स ले रखा है वहाँ से आपको पूरा जीके का सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बाकी एक तरीका और बताऊंगा मैं भी। रीजनिंग के लिए देखो इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं लिखे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो ये डार्क किए हैं इनमें आपको दिक्कत आती है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें आती है। नंबर सीरीज़ हो गया, नॉन वर्बल सीरीज़ जैसे कि फिगर वाले क्वेश्चन हो गए,
ठीक है, इन पर फोकस कर लेना। काउंटिंग फिगर हो गया या ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन पर टाइम भी ज़्यादा लगता है सोचने में और गलती के चांस यहीं ज़्यादा होते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो, मेंसुरेशन ही आपका एक एडवांस मैथ का टॉपिक है, बाकी सारा सारा आपका क्या है, अरिथमेटिक है। तो एडवांस मैथ नहीं आती, कभी आपको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाएगी, तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट लिखा है, तो इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आएंगे, जिसमें इंस्टॉलमेंट आपने देखा होगा। दिल्ली पुलिस का आपने अगर एग्ज़ाम दिया भी होगा 2023 में, या मॉक लगा रहे होगे, तो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती होगी, सीआई के क्वेश्चन, प्राइम नंबर और मेंसुरेशन की कैलकुलेशन, इनमें दिक्कत होती है, मुझे पता है। जिनका स्कोर लगभग 12 या 13 पे अटक रहा है, 15 में से 15 नहीं आ रहा। ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, आपको पता होनी चाहिए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है। कंप्यूटर में एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, यही बहुत है। ठीक है, आपको 7 नंबर दिलाने के लिए। बाकी आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, क्योंकि आपको इसमें 10 में से 9 या 10 नंबर लेकर आने हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये मत सोचना कि इसको नहीं पढ़ूंगा मैं, नया टॉपिक है, मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, मैराथन से पढ़ो चाहे कैसे पढ़ो, आपको इसमें स्कोर लेकर आना है। ठीक है, ये फ्री के नंबर है, यहाँ एकदम गलती नहीं करनी। क्वेश्चन पेपर सैलरी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि 12th पास आप चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम आपका मेट्रिकुलेशन लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 10वीं बेस्ड। तो ये तो फालतू की बात है, एग्ज़ाम मैथ का ही आपको 10वीं बेस्ड लगेगा, लेकिन सही है, ठीक ठाक है। ठीक है, ये मत सोचना। फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, पीटी फॉर मेल कैंडिडेट, 1600 मीटर की रनिंग होगी। जब आपका फिजिक रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए देखो टाइम बहुत कम मिलेगा, और 6 मिनट में 1600 मीटर का मतलब है बॉडी बिल्कुल हल्की चाहिए। ठीक है, शरीर में वेट कम चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 मिनट बहुत आसानी से आ जाती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, उसने कभी रनिंग नहीं की, तो 8 मिनट में आएगा, 8 या 7:30 से 8 के बीच। ठीक है, और एक एक मिनट कम करना मतलब बहुत मेहनत लगती है, 1 महीने लग जाता है सिर्फ 1 मिनट कम करने में कई बार। ठीक है, वो जब रनिंग करोगे आपको पता होगा, बहुत लोगों का टाइम कम भी होगा। लेकिन 6 मिनट में अगर रनिंग करनी है 1600 मीटर, तो इसका मतलब ये है कि घर में आपकी 5:50 में आनी चाहिए, या 5:50 तो आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर भीड़ में भागोगे तो वैसे भी टाइम कम होगा। तो 5:50 का मतलब है वेट हल्का होना चाहिए। तो अगर आप जिम कर रहे हो या ऐसी चीज़ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बॉडी बना रहा हूँ, पर्सनैलिटी बना रहा हूँ, तो वो चीज़ खत्म कर देना और फिजिकल वर्कआउट करना है ग्राउंड में जाके। ठीक है, सुबह कर लो या शाम को कर लो, आगे बताऊंगा। लॉन्ग जंप 14 फीट, 12 फीट नॉर्मली आप कर लोगे अगर आप फिट हो, लेकिन 14 फीट का मतलब है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पेट कम करना पड़ेगा, थाइज में स्क्वाट वगैरह हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। ये ईजी है, ये कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनमें मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग एज लिमिट के लिए आप देख लेना। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट का मेजरमेंट। हाइट आपकी 170 होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है 169.5 आ रही है मेरी, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, मैं सिर्फ बार पे टच होता हूँ, देखो ये किस्मत के ऊपर है। कई जगह हाइट मेरी मतलब 0.2 कम या ज़्यादा इस तरीके से भी हुई है। ठीक है, मैंने डीपी AWTPO का दिया है, HCM का फिजिकल वगैरह दिया है, तो इसमें मेरी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, BSF में अलग हुआ है। तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरी तो 169.8 है, तो मैं करूँ तैयारी या नहीं करूँ। देखो, आपको तैयारी करनी है, सोचना नहीं है, वो बात की बात है। भगवान ने साथ दिया तो हो जाएगा, ना तो 170 में भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप अभी बताऊंगा आगे, अपील कर सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। मिनिमम हाइट आपकी 170 होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्स किसको मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिली एरियाज, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब देख लेना, डोगरा वगैरह। ठीक है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तहसीलदार या वहाँ का डीएम जो भी है वहाँ का, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप एनेक्सर 9 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एसटी कैंडिडेट है, इसके लिए कोई भी एसडीएम वगैरह का ये सब कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ एसटी नाम ही बहुत है। ठीक है, सर्टिफिकेट जो भी आप एसटी कैंडिडेट मतलब एसटी सर्टिफिकेट लेके जाओगे, उससे ही काम चल जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर का आपको भी एज कह रहा हूँ यार, हाइट का रिलैक्सेशन है। और 5 सेंटीमीटर का जो भी आपके फादर मदर दिल्ली पुलिस में है उनको भी है। अब बात करते हैं चेस्ट की, तो 81 सेंटीमीटर का मिनिमम आपका फुलाव कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, यानी एक्सपेंड करना है आपको। ठीक है, एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, वैसे तो 5 होता है, 4 कैसे। ठीक है, तो 85 से लेके, सॉरी 81 से लेके 85 तक का। और रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फॉर हिली एरियाज, 5 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट, या आप पढ़ लेना। और इसके अलावा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट, देखो यहाँ पे सेम 1600 मीटर फीमेल के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि भाई फीमेल को 800 मीटर भागना है, तो 1600 मीटर फीमेल को 8 मिनट में, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई भी लड़का कभी रनिंग नहीं करता, वो पहली बार अगर रनिंग करेगा, बहुत से लोग तो ऐसे हैं अगर पहली बार रनिंग करेंगे तो 1600 मीटर भाग भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जो भागेगा तो उसका लगभग
मिनट या 7.5 से 8 मिनट आएगा। तो लड़कियों को भी मेहनत करनी है तो अभी से मेहनत करनी है। ये मैं सोच रहा पहले मैं पेपर निकालूंगी तब तैयारी करूंगी। पता है दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी जब आप पेपर निकाल के तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना, फिर सिन पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप तेज़ भागना स्टार्ट करोगे, आपके पैरों में इतनी ताकत नहीं रहेगी, फिर आपको लगेगा मैं भाग नहीं पा रही, मेरे पैर में सिन पेन हो गया। और सिन पेन ऐसी चीज़ है, कम नहीं होगा, ठीक है? या तो बंद कर दो रनिंग, या बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दर्द झेलना पड़ेगा। लॉन्ग जंप आपको 10 फीट करनी है, और हाई जंप आपको 3 फीट, ठीक है? ये ईजी है, ये थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, ठीक है? थोड़ी सी डिफिकल्ट, क्योंकि सीपीओ वगैरह में 9 फीट होती है शायद लड़कियों के लिए, तो मेहनत कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट। हाइट आपकी 157, और जो भी एज हाइट रिलैक्सेशन है वो 2 सेंटीमीटर है सभी के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर सेम बताया, मेल के लिए हिली एरियाज और ST SC, ठीक है? और यहाँ पे हाँ, अगर मान लो आपका जिस दिन फिजिकल हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरी हाइट या चेस्ट चेस्ट में फुला नहीं पाया, पुशअप मार रहा हूँ, या जो भी दिक्कत है, आपको लग रहा है मैं तो पास हूँ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने मुझे फेल कर दिया, तो वहाँ पे अपील कर सकते हो, ठीक है? जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हैं कि हाँ मेरा दोबारा से किया जाए। क्लियर? ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने मना कर दिया तो आप वापस आ जाओ, ठीक है? चांस ले लेना, अगर चेस्ट नहीं फूली तो थोड़ा मौका, वैसे भी वो मौका देते हैं, ऐसे नहीं कि एकदम से फेल कर देंगे। च- अब बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल का मुझे लगता है अभी ज़रूरत नहीं है, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा। फॉर्म फिल करते टाइम दो बात का ध्यान रखना, सिग्नेचर को और फोटो का। सिग्नेचर इस तरीके से आपके होने चाहिए, ठीक है? कई बार आप साइबर कैफे पे फॉर्म फिल कराते हो, वो भी जल्दबाजी में ऐसे ही फॉर्म फिल कर देता है, लेकिन ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ जाके देखें किस तरीके से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, ठीक है? दिक्कत आपको होगी अगर 3 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो, ठीक है? वो तो कह देगा मैंने सही भरा था। तो देख लेना सिग्नेचर सही से हो। इसके अलावा आपका फ़ोटो इस तरीके से हो, ऐसे लेट के टेढ़ा, ये ठीक है? शाहरुख खान नहीं बनना, टेढ़ा मेढ़ा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, चश्मे के साथ फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रिटर्न और फिजिकल की तैयारी एक साथ होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए, किस तरीके से करना है? देखो, रिटर्न और फिजिकल की तैयारी एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तैयारी करोगे ना अभी 3 महीने, बीच बीच में डीमोटिवेट भी होगे, आपको लगा यार मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी, ठीक है? जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा ना, तो आपका माइंड भी सही काम करेगा, ठीक है? मोटिवेशन भी रहेगा और अंदर से पॉजिटिविटी आएगी। तो आपको दोनों चीज़ एक साथ करनी है, लेकिन अब दिक्कत आएगी कि सुबह करना है फिजिकल या शाम में करना है। अगर वेट लॉस करना है तो आपको सुबह रनिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, सुबह रनिंग करने के बाद आप जब पढ़ोगे ना आकर, तो आपको नींद आएगी, लेकिन ये थोड़े दिन ही आएगी, बाद में सब सेट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो शाम को ही करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना चाहता, मैं तो ऑलरेडी पतला हूँ, तो आप शाम को करो, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है, मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी कर सकते हैं। बॉडी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, जिम नहीं करनी है, डोले सोले नहीं बनाने, बहुत दिक्कत आएगी नहीं, सही, ठीक है? तो बाद में जिम वगैरह कर लेना जॉब के बाद, लेकिन ये सभी चीज़ें आप अभी छोड़ दो अगर आप कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे होंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? मैं भी वर्कआउट करता हूँ, हर तरीके से वर्कआउट करता हूँ, चाहे जो भी स्टंट वगैरह हो, हर एक चीज़ कर लेता हूँ, लेकिन मैंने जिम नहीं करी, लेकिन फिर भी फिट है बॉडी, तो उस तरीके से आपको फिट रखनी है, फिजिकली फिट, ठीक है? अब बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न में देखो, अपने जो स्लॉट है ना वो डिवाइड करने हैं, ऐसा नहीं कि मैं 9 से लेके 10 तक ये पढ़ूंगा, 10 से लेके 11:30 तक ये, ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना। स्लॉट डिवाइड करनी है कि 3 घंटे का मेरा स्लॉट होगा, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, इस टाइम मैं फ्री रहता हूँ, मैं मैथ पढ़ूंगा पहले, ठीक है? दोपहर के टाइम में रेस्ट करता हूँ या जो भी है, उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा? GK पढ़ूंगा, रात को मैं मॉक देता हूँ या कंप्यूटर, इस तरीके से आपके स्लॉट होने चाहिए, स्लॉट वाइज डिवाइड करने हैं। इसके अलावा वीक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने स्लॉट डिवाइड डिवाइड करने हैं, जैसे कि आपको लग रहा है यार मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्कोर तो मेरा 12-13 आ ही जाता है, मेरे तो 2 ही चैप्टर हैं जिसमें दिक्कत आ रही है, कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, तो मैथ को 3 घंटे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैथ में 12-13 नंबर आ रहे हैं, GK में तो सिर्फ 6-7 नंबर आते हैं, कभी 12 भी आ जाते हैं, लेकिन तुक्के में आते हैं, ठीक है? तो भाई GK पे मेहनत करने की जरूरत है। तो स्लोट का मतलब ये है, जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना है, जो सब्जेक्ट वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, उसको टाइम कम देना है, लेकिन देना है, ऐसा नहीं उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दोगे तो स्कोर वहाँ भी डाउन हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा प्रैक्टिस और रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान मत देना कि कोई कोर्स ऐसा खरीद लिया कि वो टीचर पे डिपेंड हो, बस वो मेरा सिलेबस कंप्लीट करवाने में लग रहा है, सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीट करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस, स्पीड मैटर्स अ लॉट, ठीक है? स्पीड होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कौन से क्वेश्चन कब करने हैं, कब छोड़ने हैं। हालांकि 90 मिनट है, इतना तो खैर लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन जरूरी है, ठीक है? परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना जरूरी है, हर हफ्ते आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते क्या क्या जो मैंने पढ़ा उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुई है मेरी या नहीं हुई, या मैं ऐसे ही पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है? अगर नहीं कर रहे तो 2 महीने बाद आपको पता चलेगा यार मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अभी भी मेरा इतना कुछ बच रहा है, अब मेरे पास टाइम कम बच रहा है, सिर्फ 15 दिन बाद पेपर है, क्या करूँ मैं? टेंशन बढ़ जाएगी दिमाग में, और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो हर एक हफ्ते आपको अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, आपको चेक करना है
एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, एक डायरी बना लो आज से ही कि मैं कल से पढ़ूंगा, डे 1 डे 2 इस तरीके से डेट लिखो। आप देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो। मैंने आज टारगेट कंप्लीट नहीं किया, क्या मैं दोस्त के साथ घूमने चला गया, ठीक है, या कहाँ चला गया, मैंने क्या किया, फ़ोन में टाइम वेस्ट किया, तो उस धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को रिमूव करना है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ सिलेक्शन कैसे होगा, ये बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ जो आप नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंसी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली चाहे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, चाहे मैं बाहर घूमूँ दोस्तों के साथ, चाहे जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं मिनिमम 6 घंटे में पढ़ूंगा, और हो सके तो 8 10 12, ये मेरे ऊपर है, मैं कितना भी पढ़ूँ, ठीक है, फिक्स नहीं है। लेकिन मिनिमम, कई बार अगर घर का काम भी है, कहीं भी चले जाता हूँ, मुझे पढ़ना तो है ही, मतलब जीके के रिवीजन तो करना ही करना है। इस तरीके से माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि 2 दिन में पढ़ाई नहीं, ठीक है, तो फिर दोबारा से रूटीन बनाने में ना टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल रिमूव तो तुम करने से रहे, बिल्कुल रिमूव नहीं हो पाएगा कि भाई मैं आज से ही फ़ोन बंद कर दूंगा, कल से नोटिफिकेशन आ गई है, इंस्टा बंद, ये बंद, या जो भी मैं रिलेशन है उसको ब्रेकअप दे दूंगा, या जो भी होल्ड रख दूंगा, कुछ नहीं होगा। बस उसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ का मतलब है कम करना है, कम का मतलब एक अलग से टाइम रखना है, ठीक है। जो भी सोशल मीडिया है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, तो रात को आधे घंटे या जब भी मेरा ब्रेक टाइम होगा तब मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। बाकी सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी पढ़ाई है। दूसरा, जैसे कि मान लो जो भी रिलेशन है, ये मैंने क्या लिख दिया, ओ ई, मैं तो खुद भूल गया ये, अदर, चलो बताऊंगा अभी, सोचिए, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। कट ऑफ के लिए नहीं, फाइनल सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कट ऑफ देख ली होगी, भाई फिजिकल के लिए 61 गई थी, मैं 65 ले आऊँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, देखो फिर बढ़ जाती है कट ऑफ, ठीक है। फाइनल ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, फिजिकल क्लियर कर दिया, फाइनल मेरिट में आउट हो गए, कोई मतलब नहीं है, 1 साल बर्बाद हो जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि यार मेरा कहीं भी नहीं हुआ, 1 साल जाती है पूरी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 3 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, फिर 2 3 महीने बाद फिजिकल, फिर मेडिकल, ठीक है। तब जाके आपको झटका लगेगा, क्या पता आप मेडिकल भी पास कर दो, फिजिकल भी पास कर दो, ठीक है, फिर फाइनल सिलेक्शन सबका थोड़ी होता है, उसी का होगा ना जिसका अच्छे स्कोर होगा। तो कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ना, माइंड में ये रखना हमेशा, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वीडियो देख रहे होंगे, तो कट ऑफ के लिए बिल्कुल मत पढ़ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। लास्ट में यही पूछेगा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये कोई नहीं सुनेगा कि मैंने तो मेडिकल भी क्लियर कर दिया दिल्ली पुलिस का, फिजिकल भी क्लियर कर दिया, बस मैं 1 नंबर से रह गया, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। अब आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए कि मेरे पास 3 महीने हैं, तो मैं किस तरीके से प्लान करूँ। दूसरा, मॉक प्रैक्टिस नहीं करते काफ़ी लोग, ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई मॉक प्रैक्टिस भी करनी होती है, वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो मॉक प्रैक्टिस करनी है, उसी से पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। टाइम मैनेज करना है आपका, डेली रूटीन, ठीक है, किसको कितना टाइम देना है, दोस्तों को कितना टाइम देना है, खुद को कितना टाइम देना है, पढ़ाई को कितना टाइम देना है, ठीक है, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यानी कहने का मतलब ये है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। कंपटीशन का ऐसा नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहे हो जिसके 50 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 55 आ रहे हैं, तो तुम्हें लग रहा है मेरे तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके तो 40 ही आ रहे हैं। आपको ये देखना सिलेक्शन होगा 70+ पे, काम खत्म, ठीक है, 70+ आने चाहिए। दूसरे के कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अपना स्कोर लेके चलना है, अपनी परसेंटाइल पर फोकस करना है, 95 परसेंटाइल आनी चाहिए टेस्ट बुक या आर डब्ल्यू जहाँ भी आप मॉक दे रहे हो, ठीक है। रियलिटी में जीना है, ऐसे नहीं जीना कि गली में मेरे तो सबसे अच्छे आ रहे हैं, मेरा जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ ऑफलाइन, तो वहाँ पे मेरे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन करना है, ये देखना है कि मैं इससे सिलेक्शन ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। दूसरी बात, अपना आज मॉक दे लेना, चेक कर लेना अपनी करंट स्टेट कि मेरा आज स्कोर कितना है, 50 है या कितना है, मुझे कितना लेके आना है, 75 लेके आना है या 80 लेके आना है। तो इसके बीच का जो गैप है, गैप मतलब कि 30 नंबर का गैप है, ये 30 नंबर का गैप किस तरीके से बनाऊँ, उसके लिए जो एक्शन प्लान करना है वो कर लेना, ठीक है, उसी को कहते हैं प्लानिंग। एडिक्यूटी बेस्ड जो जी के आएगी उसी से फ़र्क पड़ेगा, बाकी मैथ का लेवल, रीजनिंग का लेवल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। एडिक्यूटी मैथ और रीजनिंग इतनी हाई लेवल की नहीं पूछ रही, बस स्टेटमेंट के थोड़े 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब मैं बताऊंगा किस तरीके से करने हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जीके में आएगी आपको, क्योंकि जीके 50 नंबर की है और यहीं से सिलेक्शन रुकेगा और यहीं से सिलेक्शन होगा। तो जीके के लिए देखो, स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब ये है कि अगर आपको नॉलेज है ना, मान लो 3 स्टेटमेंट आई, आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है, ऑप्शन में लिख रहा है कि ए एंड बी करेक्ट, या बी करेक्ट, या बी और सी करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, तो आपको एक ही स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि हाँ यार ऑप्शन एलिमिनेट होकर ये आंसर हो सकता है। तो कई बार जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेटमेंट ही पता हो, एक ही स्टेटमेंट पता है तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी ये सब कुछ पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मैं बताऊंगा कहाँ से करनी है, ठीक है। जैसे कि आप एनडीए वगैरह की कोई मैराथन कर सकते हो, 2024-25 के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से करने हैं। उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी और साइंस के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाऊंगा मैं जीके की, अभी मैं लेकर नहीं आया लेकिन लानी थी, तो वो देख लेना, ठीक है। बाकी अपनी स्ट्रेंथ को
मजबूत रखना है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें नंबर नहीं कटने देने, और जो वीक है उसको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि यार मैथ वीक है मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा मन नहीं करता, वो वीक ही रह जाएगी। ठीक है, शुरू में बेकार लगेगा, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करो, हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटी अलग अलग मिलेंगी आपको, बीच बीच में अलग अलग एग्जाम आएंगे, डाइवर्ट नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि 10 एग्जाम देने से बेहतर है एक एग्जाम बढ़िया से तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले लूँ। ठीक है, यूपी कांस्टेबल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हिंदी भी पढ़ूंगा, मैथ भी पढ़ूंगा, साइंस भी पढ़ूंगा, AWTP, ये देखो कर क्या सकते हो, खुद को पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और नहीं तो ये सभी चीज़ें आपके लिए थ्रेट हो जाएंगी, आपको दिक्कत आएंगी, कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आज लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन ये है। और ये कितने दिन है, 7 और 30 और 31, 31 और 7 कितने हो गए, 38 और 68, यानी 68 डेज हैं आपके पास अक्टूबर तक। तो यानी कि नवंबर तक। ठीक है, नवंबर तक आपके पास 68 डेज हैं। आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, और इन 68 डेज में जितना भी आपका सिलेबस बचा है, जितना भी आपको रिवीजन करना है, सब कुछ कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस मॉक वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपको दिसंबर से सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि दिसंबर ही है मेरे पास, दिसंबर भूल जाओ। दिसंबर में सिर्फ रिवीजन होगा, जो चीज़ बची है वो यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएंगी। तो आपको मंथली प्लान करना है कि इस महीने में, सॉरी ये तो महीना बचा ही नहीं, 7 दिन है, तो 7 दिन में क्या करना है, साइंस कंप्लीट करनी है, या जीके में स्टैटिक जीके के टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अक्टूबर में इतने इस एरिया में मुझे पॉलिटी और जियोग्राफी कंप्लीट करनी है, इसमें मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, इसमें मुझे स्टैटिक जीके, फिर लास्ट में करंट अफेयर पढ़ूंगा, मैराथन से करूंगा, डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ये वीकली टारगेट या मंथली टारगेट आपको बनाने हैं, फिर अपना डेली रूटीन लेकर उसको कंप्लीट करना है। ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट प्लानिंग चलोगे, बस हाँ मैं आज से पढ़ रहा हूँ, कोर्स ले लिया, कुछ भी ऐसे ही करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं समझा चुका। बाकी इसके अलावा देखो, मैं दोबारा से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए गाइडेंस बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हालांकि 100 डेज का ऑलरेडी रिवीजन और प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें DP कांस्टेबल, HCM, AW TPO के लिए है। लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड है, पिछली बार भी चलाया था 2023 में। ठीक है, तो ये 26 सितंबर से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, 90 दिन में, जिसमें कि 60 दिन में मैं आपका पूरा सिलेबस और रिवीजन, ठीक है, कंप्लीट कराऊंगा। फिर लास्ट का 1 महीना सिर्फ आपकी मॉक प्रैक्टिस और जो भी आपकी परसेंटाइल है उसको इम्प्रूव करेंगे। 60 दिन में करने का मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको किस तरीके से किस टाइम में आपको कवर करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मेरे तो 20 नंबर है, मैंने तो कभी तैयारी नहीं करी और मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल ज्वाइन मत करना। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसका स्कोर 40 भी आ रहा है, ठीक है, 40 50 के भी आसपास आ रहा है, ठीक है, मेहनत करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ है ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेना। ज्वाइन कैसे करना है, प्रोसेस टू ज्वाइन, यू हैव टू स्कैन दिस स्कैनर। ठीक है, मतलब कि इसको स्कैन करना है QR कोड को, और यहाँ पे 299 पे करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप 8860131140 पर भेजना है। अपना रोल नंबर लेना है, जो भी आपको मैं रोल नंबर दूंगा, JPS जो भी रोल नंबर होगा, उसको अपने टेलीग्राम ID की प्रोफाइल में नाम के पीछे लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लो, अपनी टेलीग्राम ID की प्रोफाइल में एडिट करके नाम के पीछे अपना रोल नंबर लिखना है। फिर आपको मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आप ऐड हो जाओगे, मैसेज मत करना बार बार। और हाँ, अगर आप ऐड नहीं हुए तो ये समझ लेना कि आपने अपना रोल नंबर अपने नाम के पीछे नहीं लिखा। कई बार क्या होता है, मैं बार बार बताना पड़ता है कि रोल नंबर वहाँ पे लिखो, वहाँ पे लिखो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रोल नंबर अपने नाम के पीछे लिखना है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप कर सकते हो 8860131140 पे। बाकी अपने ऊपर भरोसा रखो, बैच ज्वाइन नहीं करना तो भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप तैयारी करना। इसके अलावा अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि 2023 में मैंने वीकली टारगेट सीरीज़ चलाई थी, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहाँ से एक आइडिया लगा लेना किस तरीके से तैयारी करी करी जाती है, डेली टारगेट्स कैसे किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।